तो सवाल ये है, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। आज हम जिस मटेरियल को देख रहे हैं, उसके हिसाब से हम उन 6 दिलचस्प तर्कों पर एक नज़र डालेंगे जो ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और अपनी इस खोज को शुरू करने के लिए सुकरात का ये विचार मुझे लगता है बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि हम इस विषय को एक खुले दिमाग से देखेंगे और सबूतों को हमें नतीजे तक ले जाने देंगे, चाहे वो नतीजा कुछ भी हो। मतलब ये एक तरह की दिमागी कसरत है, पहले से कुछ मानकर चलने वाली बात नहीं। जिस मटेरियल को हम देख रहे हैं, वो इसे जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल मानता है और इसका जवाब खोजने के लिए सिर्फ आस्था पर नहीं, बल्कि सबूतों की जांच पर जोर देता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सबूत हमें क्या बताते हैं और कहां ले जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड की विशालता से, फिर बात करेंगे जीवन की जटिल शुरुआत की, मानवीय अनुभव की गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सभी सबूतों से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से, हमारे अपने ब्रह्मांड से। क्या इसके होने में ही कोई सुराग छिपा है? हमारा पहला तर्क साइंस के एक सबसे बुनियादी नियम पर आधारित है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव का नियम। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हम रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं। हर चीज जो होती है उसका कोई ना कोई कारण तो होता ही है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये साइंस का सबसे फंडामेंटल लॉ है। तो इस तर्क के हिसाब से हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स भी एक भौतिक प्रभाव या इफेक्ट है। तो बात यह है कि अगर ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक इफेक्ट है, तो फिर इसका कॉज क्या था? वो पहली चीज क्या थी जिसने ये सारी चेन रिएक्शन शुरू की? यहां पर जैसा कि सोर्स में बताया गया है, यूनिवर्स की शुरुआत के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। एक तरफ ये आइडिया है कि सब कुछ नहीं से अचानक आ गया, और दूसरे तरफ ये विचार है कि एक सुपरनैचुरल नॉन मटीरियल क्रिएटर ने इसे बनाया। चलिए अब दूसरे तर्क पर चलते हैं। ये आर्ग्यूमेंट क्यों से ज्यादा कैसे पर फोकस करता है, यानी हमारे यूनिवर्स की अविश्वसनीय बनावट और कॉम्प्लेक्सिटी पर। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि यूनिवर्स है, बात ये है कि वो जैसा है वैसा क्यों है। सोर्स मटेरियल इन उदाहरणों को देकर यह समझाने की कोशिश करता है कि नेचर में कितना गहरा डिजाइन है। आइडिया यह है कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हर चीज एक सिस्टम का हिस्सा लगती है, एक मकसद से काम करती हुई दिखती है, चाहे वो किसी पक्षी का पंख हो या हमारी अपनी आंख। और ये जो कोट है, ये सोर्स के आर्ग्यूमेंट का पूरा निचोड़ है। तर्क बहुत सीधा सा है, धमाके चीजों को तोड़ते हैं, बनाते नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या यूनिवर्स का इतना कॉम्प्लेक्स और सटीक सिस्टम किसी रैंडम उथल-पुथल वाले धमाके का नतीजा हो सकता है? चलिए अब यूनिवर्स की बड़ी बड़ी बातों से हटकर जिंदगी की बारीक दुनिया में चलते हैं। अब हम खुद जिंदगी की शुरुआत के रहस्य पर फोकस करेंगे, जो शायद यूनिवर्स के बनने जितना ही बड़ा रहस्य है। तो तीसरा आर्ग्यूमेंट बायोलॉजी के एक बहुत जरूरी नियम पर टिका है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ बायोजेनेसिस। सोर्स मटेरियल के मुताबिक यही नियम इस दावे का सेंटर पॉइंट है कि जीवन की शुरुआत के लिए एक सुपर नेचुरल सोर्स की जरूरत है। तो ये बायोजेनेसिस का नियम आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब है कि नेचुरल वर्ल्ड में जिंदगी सिर्फ पहले से मौजूद जिंदगी से ही आ सकती है। सोर्स का कहना है कि एक्सपेरिमेंट्स ने बार बार यह साबित किया है कि नॉन लिविंग केमिकल्स से अपने आप जिंदगी शुरू नहीं हो सकती। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर साइंस हमें यह बताती है कि जिंदगी नॉन लिविंग चीजों से नहीं आ सकती, तो फिर धरती पर पहली जिंदगी आई कहां से? सोर्स का तर्क यह है कि अगर कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन मुमकिन नहीं लगता, तो हमें एक सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन पर सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी तक हम बाहर की दुनिया, यूनिवर्स और लाइफ की बात कर रहे थे। अब चलिए थोड़ा अंदर की तरफ देखते हैं और उन तर्कों पर सोचते हैं जो इंसानी चेतना और अनुभव के अनोखे पहलुओं से निकलते हैं। हमारा चौथा आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के कॉन्सेप्ट पर है। मतलब ये कि कुछ काम, जैसे किसी बेगुनाह को मारना, हमेशा ही गलत होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी संस्कृति या कौन इंसान क्या मानता है। तो सवाल यह है कि सही और गलत की ये गहरी यूनिवर्सल समझ आती कहां से है? ये आर्गुमेंट कहता है कि अगर दुनिया में सच में कुछ सही और गलत है, तो इसका मतलब है कि इन नैतिक नियमों का कोई सोर्स भी होना चाहिए। सोर्स ये सवाल उठाता है, अगर इंसान सिर्फ नेचुरल प्रोसेस का नतीजा है,
तो इन ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज का आधार क्या है? क्या ये हमारी अपनी राय है, या समाज की सोच, या फिर कुछ और? चलिए अब एक और गहरे ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, हमारी फैसला लेने की ताकत, यानी हमारी चॉइस। हमारा पांचवा तर्क इसी सवाल पर आधारित है। क्या हमारे फैसले वाकई हमारे अपने हैं, या सब कुछ पहले से तय है? सोर्स का तर्क है कि मटीरियलिज्म, यानी ये विचार कि सिर्फ फिजिकल दुनिया ही सच है, असली फ्री विल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सोचिए, अगर हमारे विचार और काम बस हमारे दिमाग में होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं, तो क्या हम सच में आज़ादी से कुछ चुन रहे हैं? इस तर्क के हिसाब से सच्ची फ्री विल के लिए इंसानी चेतना का एक नॉन मटीरियल पहलू होना जरूरी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी आर्ग्यूमेंट पर। ये इंसानी दिमाग की एक और हैरान करने वाली काबिलियत पर फोकस करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग। मैथ्स, जस्टिस, ब्यूटी, ये सब विचार कहाँ से आते हैं? ये कोई फिजिकल चीजें तो हैं नहीं। सोर्स मटेरियल का मानना है कि लॉजिक और एब्स्ट्रैक्ट थॉट के नियमों को सिर्फ नेचुरल प्रोसेस से नहीं समझाया जा सकता। सोचिए, मैथ्स के नियम फिजिकल नहीं हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, फिर भी हमारा फिजिकल दिमाग उन्हें समझ सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। ये अपने आप में एक पहेली है। एक फिजिकल सिस्टम एक नॉन फिजिकल रियलिटी को कैसे समझ लेता है? तो अब हम अपने इस पड़ताल के आखिर में आ गए हैं। हमने 6 अलग अलग तर्कों को देखा है। चलिए अब वापस अपनी शुरुआती थीम पर चलते हैं, सबूतों के पीछे चलना, चाहे वो कहीं भी ले जाएं। सोर्स हमें इसका एक बहुत दमदार असल जिंदगी का उदाहरण देता है। ये कहानी है एंटनी फ्लू की। वो 20वीं सदी के सबसे जाने माने एथियस्ट फिलोसोफर्स में से एक थे। दशकों तक उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के खिलाफ तर्क दिए, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिर में उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने सुकरात के उसूल को माना। उन्होंने सबूतों का पीछा किया और उनका मानना था कि सबूत उन्हें एक अलग नतीजे पर ले गए। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है। सोर्स का तर्क तो ये है कि सारे सबूत एक खास दिशा की तरफ इशारा करते हैं। इन तर्कों पर गौर करने के बाद आखिर में सवाल यही बचता है कि ये सबूत किसी भी सोचने वाले इंसान को कहाँ ले जाते हैं। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।